हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अभी एक बीपीएससी का एक फॉर्म आया था, एईडीओ का, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म हो गया असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने वाला है, और इसी एग्ज़ाम को लेके हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। कुछ 20-25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है उसी से, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है एईडीओ का, तो ये मतलब अच्छा है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और इसमें ये मतलब क्या है कि इसमें कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, मेंस मेंस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक प्री एग्ज़ाम होगा रिटन वाला, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसका सिलेबस भी ज़्यादा कुछ ये नहीं है, जैसे कि उसमें 3 पेपर होगा, ठीक है, 3 पेपर होगा। पहले सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 3 पेपर होगा। पहला पेपर होगा जनरल लैंग्वेज का, ठीक है, जनरल लैंग्वेज, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 होगा इंग्लिश से और 70 होगा हिंदी से, ठीक है। 30 इंग्लिश, 70 हिंदी। और ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स वो मेरिट लिस्ट बनने में नहीं जुटेगा। ये 30% इसमें लाना होता है, सिर्फ 30% क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना है। उसके बाद जो पेपर टू होगा ये होगा जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। पेपर टू होगा जनरल स्टडीज़। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 आवर्स। और 3 पेपर है, तो तीनों 2-2 घंटे का ही होगा, 2-2 घंटे का। तो इसमें जनरल स्टडीज़ है, इसमें जीके जीएस वगैरह पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा पेपर जो होगा ये होगा जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग्स होगा, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और इसमें मार्किंग किस तरह से होगा, तो एक सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, सही करने पे 1 नंबर, और गलत करने पे 1/3 है, ठीक है, 1/3 निगेटिव होगा। तो और इसमें सीट कितना है टोटल, तो इसमें सीट है 935 सीट है, 935 सीट्स है। काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा एग्ज़ाम है, और मतलब थोड़ा सा इसमें अच्छे से अगर तैयारी रहा, मतलब ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं होगा, मतलब बीपीएससी का जो प्री देते हैं उसी लेवल का एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो मतलब अच्छा मार्क्स लाइए जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड में, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और बिना किसी मेंस एग्ज़ाम के आप लोग यहाँ से ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये हो गया, डिस्कस कर लिए सिलेबस, क्या पूछा जाएगा, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। अब चलिए प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चलते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे सेट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पेपर टू से डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, जनरल स्टडीज़ वाला, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होगा जीके जीएस का। तो पहला क्वेश्चन है कि कुम्हरार स्थल संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है कुम्हरार, तो ये है पाटलिपुत्र से, ठीक है। पाटलिपुत्र मतलब पटना, पटना ही अब नया नाम है पाटलिपुत्र का। तो इसमें एक जगह है कुम्हरार, जहाँ पे जो कि पाटलिपुत्र से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुम्हरार में ही मतलब सम्राट अशोक से रिलेटेड है, एक अगम कुआं है यहाँ पे, कि मतलब ऐसा जाना जाता है कि वहाँ पे एक अगम कुआं, जिसमें कि सम्राट अशोक अपने भाइयों को उसी कुएं में मार मार के फेंक दिए थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष, जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, ये चलता है कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है इसमें, मतलब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है भारत सरकार का वित्तीय वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अब है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 3 तरह के आपातकाल होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज।
कौन कौन सा होता है? एक होता है कि मतलब नेशनल इमरजेंसी, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 352। एक होता है स्टेट में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसमें कि राज्यपाल का मतलब वहाँ पे लीड करता है स्टेट को, मतलब मुख्यमंत्री का पावर खत्म हो जाता है, तो वो होता है 300, आर्टिकल 356, ठीक है। एक होता है 360, आर्टिकल 360, जो कि होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक कभी नहीं लगा, ठीक है, भारत में फाइनेंशियल वाला। तो तीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? वह है मतलब जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में तीन कौन से बड़े बड़े राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पहला सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, तीन। अब है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है भारत का प्रारंभिक इतिहास। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है वी ए स्मिथ। कौन लिखा है? किसने लिखा है? वी ए स्मिथ ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इसमें कई आंसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो 1937 में गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान गांधी गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का जो गांधी मैदान है उसका नामकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा विद्रोह हुआ था, तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन इसमें ई सही होगा। तो इसका आंसर जो है, सॉरी, ई नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो इसकी जो बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है वो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति यानी नियोलिथिक एज, नियोलिथिक संस्कृति। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक एक पुस्तक है जिसकी की रचना की थी एक संत, जिसका की नाम था, क्या नाम था? दरिया साहेब। क्या नाम था? दरिया साहेब। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। भारत की पहली स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोल्ट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो कि 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया, वो कहाँ पे है? तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे है? बीएचयू में। अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। लीची का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो लीची का जो खाद्य भाग होता है ये होता है एरील। क्या होता है? एरील। पौधों में
प्रतिदीप्त कालिता खोज करने वाले हैं कौन? पौधों में प्रदी प्रदीप्ति कालिता की खोज किसने की थी? तो उसका नाम था गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। किसको बोलते हैं सेरोलॉजी? तो सेरोलॉजी जो होता है ये बोला जाता है छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी बोलते हैं। यदि एक जीवान्विक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, ठीक है, यदि एक जीवान्विक कोशिका 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवान्विक निर्मित होंगे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 256। ठीक है, क्या हो जाएगा? 256, यानी 2 to the power 15 कर देना है इसमें, यही आंसर हो जाएगा। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका नाम होता है एस्ट्रो एस्टापार्टेम। एस्ट्रापार्टेम, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टापार्टेम। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या होता है? तो ये होता है, मतलब धातु है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मरकरी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का जो विशुद्धतम रूप होता है ये होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है? पिटवा लोहा। अब अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे बन जाता है साल्ट। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है। कब खो देता है? तो जब उसको गर्म किया जाता है। जब उसको गर्म किया जाता है। 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री जो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे हम लोग बैठा के कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला इसका? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ से सेल्सियस अगर 50 रखेंगे तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का आंसर हो जाएगा 122। अगला क्वेश्चन है कि संघनन। संघनन किसको बोलते हैं? तो संघनन का मतलब होता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, सोनार तकनीक का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब देखिए इसका आंसर ऑप्शन क्या क्या था, तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिम सेल का पता लगाने में, और समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ठीक है, मतलब इसका पहला और ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये होता है सदिश, ठीक है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हवा में नमी मापने के लिए, जो हवा में नमी होता है मतलब मॉइस्चराइजेशन, उसको मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की जो सफलता थी वो निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब उसकी क्या उपलब्धता, मतलब किस पे निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी यानी कि बीज की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो इसमें मतलब कंपैरिजन करना है एक्चुअली में यहाँ पे झारखंड से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से अधिक, ठीक है, जो बिहार का शिशु मरणांक दर है ये झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा, ठीक है, सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या दर्शाता है गरीबी का अंतर, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर, ठीक है, इसी को बोलते हैं गरीबी का अंतर। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निम्न सबसे निम्न था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, क्या होगा, बिहार। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि कौन सा जो है सत्य नहीं है, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है तीनों ये कोई सही नहीं है, ठीक है, तीनों गलत है, मतलब कि एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, गलत है। भारत में स्वीकृत और औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, ये भी गलत है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 सालों में लगाया जाता है, ये भी गलत है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी ये जो स्पीकर होता है पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र जो है किसको देना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को, किसको, उप अध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 40, कितनी होती है, 40, सबसे कम 40 होगी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही है, दिए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें से उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका जो आंसर होगा एक्चुअली में इसका जो भी आंसर है ना, चार ऑप्शन दिया गया है ये चारों गलत है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके राष्ट्रपति की जो अध्यादेश करने की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं
विधायी शक्ति, क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते। क्या होगा इसका आंसर, मतलब पहला इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। संसद को राज्य सूची में किसी मामले में, किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते या राष्ट्र हित में हो, ठीक है, राष्ट्र हित में हो। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 19 ए, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद जो 19 ए है उसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना कि कौन सा एक मौलिक अधिकार भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। कौन सा होगा, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये हो जाएगा 343। कौन सा हो जाएगा, 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 245, आर्टिकल 245। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है? तो इसमें है भाषाओं के बारे में, ठीक है, भाषाओं के बारे में। और कितनी भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में? तो टोटल है 22। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, CH4 भी होगा, SO2 भी होगा। लेकिन मुख्यतः अगर कहें तो मुख्यतः CO2 ही होता है, ठीक है। बाकी ये सब भी होता है लेकिन मुख्यतः यहाँ पे यही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब चार दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है और कौन से स्टेट में है, मतलब गलत दिया गया है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो पन्ना, ठीक है, ये पन्ना बिहार में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में पन्ना। अगला है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र वना सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, कौन से राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंतमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह वृत्तियां, नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सुर्खियां बटोरने वाली जो है लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर, ठीक है, महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है ये 6 लाख है, ठीक है, यही आंसर सही है। भारत में 2001 से 2011 के 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 18.12%, 18.12%। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? इंग्लैंड में जो स्थित है पिनाइन माउंटेन रेंज, तो उसका नाम है
सॉरी, वो जो उसका डायरेक्शन जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इसका आंसर होगा साइबेरिया। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड जो है ये एक अ, क्षेत्र जो है जो कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पम्पास। पम्पास। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमेतरासु का नामांकन निम्न आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जापानी सूर्य देवी। जापानी सूर्य देवी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा सदृश सदृश ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कब? तो ये जो होती है ये होती है अपसौर में। ठीक है, अपसौर में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसमें होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका ओर है? तो ये आयरन का ओर है, यानी लोहा का। अब आगे है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है ये होता है दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या इसका आंसर? तो इसका आंसर होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या होती है? तो इसकी जो सामान्य तिथि है ये होती है 15 अक्टूबर। क्या होती है? 15 अक्टूबर। ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ट्रिवार्था के अनुसार जो है भारत की जलवायु जो है ये है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मानसूनी जलवायु। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है 82.5 पूर्व। ठीक है, 82.5 पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक कितना आगे है? तो ये है 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा। ये जो पिछला जो क्वेश्चन था इसका कि कितना आगे है डिग्री में, तो ये है 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का फासला होता है। तो इसमें जब आप गुना कर देंगे 82.5 में 4 मिनट से, तो आपको ये निकल के आ जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पहली पुस्तक का नाम जो था ये था तुफत उल मुहाविद्दीन। ठीक है, क्या था? तुफत उल मुहाविद्दीन। क्या सही है कि गलत है? रुकिए एक बार सर्च करके बता रहे हैं सही से। हाँ, ये सही है। तुफत उल मुहाविद्दीन। ठीक है, और ये फारसी में था। ठीक है, फारसी में। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अल हिलाल। अल हिलाल। इनमें से कौन वंदे मातरम
समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। और पूछा जाएगा कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष लिप्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। 1857 के विद्रोह के एक नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये थे जगदीश बिहार से। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका नाम था लेफ्टिनेंट विलोग बाई। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट विलोग बाई। सॉरी, लेफ्टिनेंट विलोग बाई नहीं था इसका। इसका आंसर जो है ये दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको सर्च कर ले रहा हूँ। ठीक है, आंसर की में तो ये है, इसको सर्च करके बता रहा हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर की में जो ये है गलत दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा जॉन निकोलसन। क्या था नाम? जॉन निकोलसन। इनमें से 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था, किसने दिया था धोखा? तो इसका नाम था विश्वनाथ दुबे। क्या नाम था? विश्वनाथ दुबे। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती थी? तो इसकी जो तुलना की जा सकती थी रैयत वाली व्यवस्था से। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो जो ये है दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूर्व का सिराज कहा जाता था? किसको कहा जाता था पूर्व का सिराज? तो ये कहा जाता था जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, विग्रहराज चार ने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो यहाँ पे जो था निर्माण हुआ था कॉलेज का। ठीक है, कॉलेज का। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किसके काल में? तो ये हुआ था चालुक्य काल में। चालुक्य काल में। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चनहुदो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? यह है सिंध में। सिंध में। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चार। चार पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये हुए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें पहला और दूसरा। ठीक है, हड़प्पा जो है उसका उत्खनन 1900, ये आंसर हो जाएगा एक और दो वाला। हड़प्पा उत्खनन जो 1921 में हुआ था और ये पाकिस्तान में। ठीक है, व्यास नदी के किनारे नहीं है, ये गलत है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए आंसर की भी है, आपको अगर मिलाना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अभी मतलब बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं, मतलब अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर का आते रहता है इस चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड।
जो भी बिहार का एग्ज़ाम होगा, ईईडी होगा, बिहार एसएससी होगा, बिहार का एसएससी का एक असिस्टेंट होगा, एक इंटर लेवल, एक सीजीएल, 3-3 एग्ज़ाम आया हुआ है, फिर बिहार दरोगा। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए अच्छे-अच्छे लेक्चर्स डाले गए हैं हमारे चैनल पे, आप लोग देखिएगा उसको। और ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म हुआ पहला, फिर अगला दिन फिर से एक प्रैक्टिस सेट लाएँगे और ऐसे करके अभी हम लोग 20-25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा और याद रहेगा हम लोग को, जो कि यहाँ से कुछ-कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।